राजस्थान पुलिस के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम महिला और बाल संरक्षण अधिनियम की यहाँ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि परीक्षा बिल्कुल हमारे सर पे है, नज़दीक है। एक वीक लगभग परीक्षा में बचा है और एक वीक में अब हमें इस तरह से तैयारी करनी है कि अभी भी हमारे पास पूरा मौका हो 10 में से 10 अंक प्राप्त करने का। अब जितना भी हमारा सिलेबस है उसको हम उस तरह से जानेंगे, उस तरह से समझेंगे, उस तरह से पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी होगी। 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको मिले। एक आपका रिवीजन टाइप क्लास रहेगी अब ये, जिसमें लगातार 2-2.5 घंटे जो भी होगा उसमें 2 से 3 टॉपिक जो भी क्लियर होंगे वो एक दिन में क्लियर कराए जाएंगे और परीक्षा से पहले संपूर्ण पाठ्यक्रम कंप्लीट सिलेबस आपका यहां हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा समझ में नहीं आया या कोई समस्या है तो वो समस्या यहां पर सॉल्व हो जाएगी, आपकी उसका निराकरण हो जाएगा। और अगर इस तरह से भी आप इसको तैयार करके जाएंगे तो भी आपको डेफिनेटली बहुत मदद मिलेगी। तो आज की क्लास हम यहां शुरू करते हैं और हमारा विषय है, जैसा कि आप सबको पता है, महिला एवं बाल संरक्षण अधिनियम। ये हमारा विषय है जिसको आप कहेंगे वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट। तो सबसे पहले तो थोड़ा संक्षेप में हम ये जानते हैं कि अधिनियम जो है इसको हम अंग्रेजी में एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्ट कहते हैं। और ये जो एक्ट है ये एक्ट ही आगे जाके कानून के रूप में लागू होते हैं। ये एक्ट ही हैं जो आगे जाके कानून के रूप में लागू होते हैं। अब हमें यानी कानून जानना है। कानून किस बात का? संरक्षण। संरक्षण यानी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन यानी किसी बात से सुरक्षा। हमें सुरक्षा से संबंधित कानून जानना है, जो सुरक्षा दे, जो प्रोटेक्शन दे, जो संरक्षण दे, वो कानून हमको जानना है। पर किसके लिए जानना है? तो ये कानून हमको जानना है महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए। यानी ऐसा कानून जो महिलाओं को संरक्षण दे और महिलाओं के साथ साथ बालकों को भी संरक्षण दे, चिल्ड्रंस को भी प्रोटेक्शन मिले। ये कानून हमें हमारे विषय में, सिलेबस में पढ़ना है। महिला और बालकों से संबंधित स्पेशली प्रोविजन क्या क्या है, कौन कौन से एक्ट हैं, अधिनियम हैं, कानून हैं, संहिताएं हैं, जिनकी कुछ धाराओं में, किन्हीं धाराओं में जो है संरक्षण
महिला और बालकों को दिया गया है। प्राचीन समय की बात करें, हम वैदिक काल की बात करते हैं, तो वैदिक काल में जो महिला की स्थिति हम अगर समझते हैं, जानते हैं, तो बहुत ही अच्छी है, जिसे हम कह रहे हैं सुदृढ़ है। महिला वैदिक काल में पूजनीय है, यानी महिला की पूजा हो रही है, पूजा की जा रही है। महिला का स्थान सर्वोपरि दिया गया है और महिला के बिना पुरुष अधूरा माना गया है। महिला को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, आधा अंग, यानी पुरुष का कोई काम महिला के बिना संपन्न नहीं हो सकता। एक बहुत अच्छा श्लोक भी आपने सुना है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। ऐसी स्थिति है वैदिक काल में नारी की, बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत सम्मान है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं टाइम गुजर रहा है और नारी की स्थिति, महिला की स्थिति, स्त्री की स्थिति बिगड़ रही है। मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें तो महिला की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई। महिला को केवल क्रय विक्रय की वस्तु समझा जाने लगा। महिला के साथ दुर्व्यवहार होने लगा, इसका बलात्कार होने लगा, इसके सम्मान को पीड़ा पहुंचने लगी, अनैतिक व्यापार होने लगा, महिला का यौन शोषण होने लगा और महिला को एक वस्तु समझा जाने लगा, यानी वस्तु की तरह महिला के साथ ट्रीट हो रहा है, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, दुर्व्यापार, यौन शोषण, अत्याचार, सब कुछ हो रहा है। बहुत बुरी स्थिति हो गई है महिला की। 1700-1800 ईस्वी के आसपास कुछ ब्रिटिश कालीन लोगों ने और भारत में कुछ समाज सुधारकों ने महिला की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करना शुरू किया। समाज में बहुत सारी कुप्रथा प्रचलन में थी, जैसे सती प्रथा की बात करें हम, दहेज है, वेश्यावृत्ति है, पर्दा प्रथा है, बहुत सारी कुप्रथाएं, बाल विवाह है, ये प्रचलन में थी और अलग अलग समाज सुधारक और कुछ ब्रिटिश कालीन लोगों ने इनको दूर करने का प्रयास किया। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, इनके प्रयास हो रहे हैं, तो धीरे धीरे फिर से महिला की स्थिति सुधरने लगी है। अब महिला की स्थिति सुधर रही है।
महिला फिर से सुदृढ़ हो रही है, महिला को फिर से वापस से सम्मान मिलने लग रहा है। और वर्तमान में हम देखें तो महिला कहीं भी पुरुषों से पीछे नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। सभी उच्च पदों पर महिलाएं आसीन हैं, बैठी हुई हैं। इवन बात करें तो विदेशों में भी अच्छे अच्छे पदों पर, वहां की संसदों में, सीनेट में महिलाओं ने अच्छे पद पर कब्जा कर रखा है। तैराकी में नाम है, टेनिस में नाम है, हॉकी में नाम है, भारोत्तोलन में नाम है, वायुयान उड़ाने में नाम है, इंग्लिश चैनल में नाम है। सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे पहुंच गई। तो अब महिला की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अब महिला की स्थिति अच्छी हो गई है, महिला नेता भी हैं, महिला एसपी भी हैं, हर पद पर महिला आपको मिलेंगी। और अब तो सेना में भी महिलाओं की जो है भर्ती खोल दी गई है, सीमा पर सुरक्षा का काम भी करेंगी, कहीं पीछे नहीं है। तो जब ये अधिनियम बनाए गए महिलाओं के संरक्षण के लिए, इनको संरक्षण देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात को जाने हम कह रहे हैं भाई महिला अब कहीं भी पुरुष से पीछे नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। या हम यूं कहें आज के परिप्रेक्ष्य में कि कहीं ना कहीं 2 कदम आगे ही है, पीछे नहीं है। तो फिर भी क्यों जरूरत पड़ रही है? इसलिए जरूरत पड़ रही है महिला को संरक्षण या प्रोटेक्शन की, कि महिला जो है वो स्वाभाविक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से तो फिर भी पुरुषों से प्रबल हो सकती है आज की तारीख में, और शारीरिक रूप से कमजोर है। पुरुषों की अपेक्षा। तो इसलिए महिला को संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए कानून में कुछ एक्ट बनाकर, अधिनियम बनाकर महिलाओं को संरक्षण दिया गया है। ठीक है, महिला की बात तो हमारे समझ में आ गई, पर आप ये बताएं कि बालक को संरक्षण क्यों दिया है आपने? अरे भाई, बालक को संरक्षण की तो महिला से भी ज्यादा आवश्यकता है। कैसे ज्यादा आवश्यकता है? एक 5 साल का बच्चा जिसकी ना तो मानसिक स्थिति विकसित है मानसिक रूप से, ना वो स्वाभाविक रूप से विकसित है, और ना ही वो शारीरिक रूप से विकसित है, वो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकता, इसलिए उसको प्रोटेक्शन चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं मासूमों के साथ बलात्कार की घटना आए दिन आपको सुनने और देखने को मिलती है। हमारी एजुकेशन का एक हिस्सा सेक्स एजुकेशन भी होना चाहिए, और कानून भी होना चाहिए। सरकार से यह सिफारिश भी होनी चाहिए कि कक्षा 10 तक के पाठ्यक्रमों में कुछ टॉपिक कानून से संबंधित और कुछ टॉपिक्स सेक्सोलॉजी से संबंधित जो है जोड़े जाएं, जिससे बच्चे को ज्ञान हो।
और उसके साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार और दुष्कर्मों से उसको बचाया जा सके। दो शब्द आपने सुने हैं, गुड टच एंड बैड टच। कहीं कहीं अच्छे स्कूलों में इन सब की जानकारी बच्चे को दी जाती है किसी ना किसी माध्यम से, पर अभी भी हमारे समाज में बहुत सारी कमियां हैं, हम खुलकर बच्चों को ये शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जब तक बालकों की क्यूरियोसिटी दूर नहीं होगी, आप किस तरह से, आपका वे ऑफ क्लियरिंग क्या है उस जिज्ञासा को खत्म करने का, वो आपका अपना तरीका है। तो अच्छे से अच्छा तरीका अपना के अगर आप उसकी जिज्ञासा को दूर करेंगे तो आगे जाके ऐसे अपराधों में कमी लाई जा सकेगी। सामान्य तौर पर गुड टच बैड टच ही एक नॉर्मल वे में, बस ज्यादा कोई क्लियर फंडा नहीं होता स्कूलों में भी, क्योंकि जो टीचर हैं वही खुद हिचकिचाते हैं बताने में, समझाने में। इस विषय पर खुलकर संवाद करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप बिल्कुल क्लियर नहीं समझाएंगे तब तक बच्चे के समझ में नहीं आएंगी बातें, और तब वो समझ जाएगा तो वो अपना प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं खुद भी कर पाएगा इतनी बातों का समझने के बाद, सीखने के बाद। इन सब चीजों की जरूरत है। तो हम ये जान रहे हैं कि 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का बच्चा जिसकी मानसिक स्थिति अभी कमजोर है, उसने अभी कुछ देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं, उसको कोई नॉलेज नहीं, उसके अगर कोई वस्त्र उतार रहा है तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो कपड़े किस उद्देश्य से उतारे जा रहे हैं। ये व्यक्ति मुझे नहलाना चाह रहा है, ये व्यक्ति मेरे साथ कुछ गलत करना चाह रहा है, उसके समझ में नहीं आ रहा। पर जब हम इन चीजों की जानकारी खेल खेल में, कक्षा के माध्यम से, उसकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए स्पेशली जो काउंसलर्स हैं उनकी मदद से उनको ये सब चीजें सिखा देंगे कि कोई व्यक्ति अगर आपके साथ ऐसा करे तो उसका इंटेंशन ऐसा हो सकता है, तो आपको बचना है, आपको संभलना है। तो शायद ये 5 साल या 8 साल का बच्चा इस बात को ध्यान में रख के अपना प्रोटेक्शन उस समय कर सकता है। अन्यथा तो आप रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं हेडलाइंस, कानून भी बड़ा कठोर बना दिया है पोक्सो अब तो, और फिर भी आप देख रहे हैं कि अपराध तो हो ही रहे हैं। और राजस्थान कहीं पीछे नहीं है इन अपराधों में। ओवरऑल अभी छपा था एक न्यूज़पेपर में कि ओवरऑल तो अपराधों में कमी हुई है राजस्थान में। बाकी कुछ अपराधों में राजस्थान नंबर 1 पर है, अव्वल है, पहले स्थान पर है। तो इसलिए हमने कहा कि बालक को इसलिए जरूरत है, तो महिला और बालक दोनों को ही यहां संरक्षण की आवश्यकता है। चलिए, तो हम बना रहे हैं कानून, जिसको कह रहे हैं एक्ट। अब हम ये जाने कि ये एक्ट बनेगा कैसे। देखिए, एक्ट जो है 2 लेवल से बनेगा। एक बनेगा स्टेट लेवल पे, यानी राज्य स्तर पे, और दूसरा बनेगा सेंट्रल लेवल पे, यानी केंद्र स्तर पे। राज्य स्तर पे जो एक्ट बनेगा उसके लिए यहां स्टेट असेंबली है, राज्य विधान मंडल या विधानसभा है। और केंद्र स्तर पर जो एक्ट या अधिनियम या कानून बनेगा उसके लिए यहां संसद है। संसद के 2 पार्ट हैं यहां, लोकसभा और राज्यसभा। अब मान लीजिए हमें कानून बनाना है केंद्र का, सेंटर लेवल का या स्टेट लेवल का, तो सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि हमको उसका ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा, जिसे आप कहेंगे मसौदा।
या आप कहेंगे प्रारूप। तो सबसे पहले तो हमें प्रारूप बनाना पड़ेगा, ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, बिंदु तैयार करने पड़ेंगे जिस पर हम एक्ट बनाना चाह रहे हैं। दूसरा, अगर स्टेट लेवल का बना रहे हैं तो इस ड्राफ्ट को स्टेट असेंबली में रखेंगे, और अगर सेंटर लेवल का बना रहे हैं तो इन दोनों सदनों में रखेंगे। ये दोनों इसे अगर पारित कर देंगे, बहुमत से अगर ये इसे पारित कर देंगे, तो इस ड्राफ्ट का नाम हो जाएगा बिल। बिल यानी विधेयक। अब ये विधेयक बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा? विधेयक। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति इसके संबंध में अपनी पावर रखता है। या तो इसको अपने पास ही रख लेगा, या इसको वापस लौटा देगा, या इस पर अपनी सहमति दे देगा। इस तरह की पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। तो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति दे देगा, तो ये विधेयक बन जाएगा एक्ट। एक्ट यानी अधिनियम। तो अब एक्ट बन गया। अब ये जो एक्ट बन गया, इस एक्ट के बनने में ये प्रक्रिया यहां से शुरू हुई। प्रारूप बना, सदनों में पेश किया, पारित हुआ, बिल बना, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए सहमति के लिए। अब ये बना है एक्ट। तो अब ये जो एक्ट बना है, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत, इस प्रक्रिया को अधिनियमतीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिनियमतीकरण। तो ये तो था हमारा बेसिक बातें, जो कि किसी भी विषय को स्टार्ट करने से पहले हमें जाननी होती हैं। तो महिला और बाल संरक्षण को स्टार्ट करने से पहले इन बातों को जानना बहुत जरूरी था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपराध के बारे में। अपराध का मतलब है ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई कृत्य जिसके लिए किसी कानून में यानी किसी विधि में दंड की व्यवस्था है, उसे हम अपराध कहेंगे। समाज विरोधी काम भी अपराध कहलाएंगे। वो एक समाज विशेष का कानून होगा, उन्होंने समाज विशेष का कानून तोड़ा है तो उसको समाज के नियमों के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। समाज विरोधी कृत्य भी यहां अपराध कहलाएंगे। या जो किसी भी कानून में दंडनीय होगा, उसे हम अपराध कहेंगे। ये एक अपराध की सामान्य परिभाषा है। अपराध को सीआरपीसी के सेक्शन 2 में और आईपीसी का सेक्शन 40 है जो अपराध को परिभाषित कर रहा है। अपराध जो है उसके 2 प्रकार हैं अपराध के। पहला प्रकार है अपराध का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है यहां से, पिछली बार प्रश्न आया, इस बार भी आने की पूरी संभावना किसी भी पारी में आए। एक अपराध है जिसे कह रहे हैं संज्ञेय अपराध, और दूसरा अपराध है जिसे कह रहे हैं असंज्ञेय
अपराध। ये जो संज्ञेय अपराध हैं, इनमें क्या होता है कि जो पुलिस होती है वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। बिना वारंट के गिरफ्तारी हो रही है, संज्ञेय अपराध है। और जहां वारंट के बिना पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, वो अपराध असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं। संज्ञेय अपराधों के कुछ उदाहरण जैसे बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, चोरी, रिश्वत, गर्भपात, दहेज, बाल विवाह, ये सारे अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। असंज्ञेय क्या होंगे? असंज्ञेय होंगे मानहानि, धोखाधड़ी, और क्या होंगे? झूठी गवाही देना, और क्या हो सकते हैं? फॉल्स एविडेंस, यानी झूठा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करना। ये सब असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएंगे। ये जो संज्ञेय अपराध हैं, ये प्रमुख रूप से होंगे गैर जमानतीय या जमानतीय हो सकते हैं। और ये जो अपराध होंगे ये जमानतीय होंगे। असंज्ञेय अपराध जमानतीय होंगे। दो प्रकार हैं अपराधों के, संज्ञेय तथा असंज्ञेय। संज्ञेय में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी, कोई वारंट की जरूरत नहीं है। और असंज्ञेय में वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती। कुछ एग्जाम्पल हैं। ये जो अपराध हैं इनकी प्रकृति गंभीर है और असंज्ञेय अपराधों की प्रकृति गंभीर नहीं होती। ये इनमें दोनों में डिफरेंस भी रहेगा। यहां से प्रश्न आने की संभावना बनती है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं, एक टॉपिक जानते हैं हम। वो टॉपिक है हमारा लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। यानी लिंग चयन करना प्रोहिबिटेड होगा, ये कानून बनाया 1994 में। जन्म से पहले ही जब पता लग जाए कि कोख में गर्भ में लड़की है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, करवा दी जाती है, गर्भपात कर दिया जाता, जिससे हमारे देश के सेक्स रेशियो पर प्रभाव पड़ा। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या का अनुपात, जिसे लिंग अनुपात कहते हैं, जो कि घट गया। विवाह के लिए लड़कियां उपलब्ध नहीं होने लगी। उसके पीछे दुष्परिणाम ये होने लगे कि अत्याचार अपराध बढ़ने लगे।
और हरियाणा का नाम कहीं ना कहीं इन बातों में ऊपर आता है। तो ये कानून बना दिया कि गर्भ में लिंग का चयन नहीं किया जाएगा, और इस कानून को लागू कर दिया 1 जनवरी 1996 में। 94 में कानून बना 1994 में, और 1996 में इस कानून को लागू कर दिया 1 जनवरी 1996। इस कानून के तहत कह दिया कि लिंग का चयन करना, करवाना, सहायता करना, उकसाना, ये सब अपराध होगा। ये इस अधिनियम में कहा गया। और जो भी कोई ऐसी मशीन जिससे लिंग का परीक्षण होता हो, या जो लिंग परीक्षण में मदद करती हो, जैसे सोनोग्राफी मशीन है, एक्सरे मशीन है, कोई अन्य टेक्निक है जिससे ये पता चलता हो गर्भ में लिंग का पता चलता हो, तो ऐसी मशीन को अगर कोई व्यक्ति किसी अनाधिकृत व्यक्ति को बेचेगा, यानी राज्य सरकार द्वारा जिसे खरीदने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, उसको अगर बेचता है, विक्रय करता है, तो वो दोषी होगा। ऐसी मशीन को जो खरीदेगा और बेचेगा दोषी होगा। साथ ही एक बात कही गई है इस अधिनियम में, जो भी कोई, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे सैंपल लेने वाला कोई लैब कर्मी हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, चाहे कोई विवाहित जोड़ा हो, जो भी कोई जांच करता है, करवाता है या मदद करता है, सहायता करता है, तो उसको दंडित किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। उसको क्या दंड दिया जाएगा? अगर पहली बार दोष सिद्ध हुआ तो 3 वर्ष की सजा होगी, जेल होगी, और 10,000 रुपए जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़ा गया, दोष सिद्ध हुआ, जिसे हम कहते हैं पश्चातवर्ती दोष सिद्धि, तो उसे 5 साल की सजा होगी और 50,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा। गत भर्ती में यह प्रश्न आ चुका है, पर वहां पर ये जो दोनों ही दंड है, फर्स्ट टाइम कन्विक्टेड और सेकंड टाइम कन्विक्टेड का, पहली बार दोष सिद्धि और दूसरी बार दोष सिद्धि का, वो दोनों मिला के दिया, और उसमें ऑप्शन था 3 से 5 वर्ष तक कारावास और 10,000 से 50,000 रुपए तक जुर्माना। इस तरह से ऑप्शन में दिया गया था। एक पारी में यह प्रश्न पूछा गया था कि जो भी कोई विवाहित जोड़ा, डॉक्टर, लैब कर्मी, नर्स, सैंपल लेने वाला लिंग की जांच में मदद करता है, सहायता करता है अथवा करवाता है, तो उसके लिए क्या दंड है? ये दंड होगा उसके लिए। नेक्स्ट बात हम यहां जाने, ये जो कानून है इसका नाम बदल दिया बाद में, और नाम बदल के इसका नया नाम कर दिया PCPNDT एक्ट। पीसी
PNDT एक्ट। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। ये इसका नाम हुआ। हिंदी में इसे कहेंगे प्रसव गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक, PCPNDT एक्ट। आपसे पूछे कि इस एक्ट का संबंध किससे, यह प्रश्न बना सकता है, तो आप कहेंगे इस एक्ट का संबंध है लिंग चयन से। हो सकता है ऑप्शन दे दे भ्रूण परीक्षण से, तो जो भी ऑप्शन दे उस पे आप राइट मार्क कर देना। अब नेक्स्ट हम जानते हैं एक अपराध जिसका नाम है गर्भपात, जिसे अंग्रेजी में हम अबॉर्शन कहते हैं। सबसे बड़ा कारण गर्भपात का अवैध संबंध है और दूसरा प्रमुख कारण लड़की को जन्म न देने की इच्छा, जिसके कारण एक अपराध बन रहा है कन्या भ्रूण हत्या, जिसे रोकने के लिए हमने अभी एक एक्ट पढ़ा है PCPNDT। कन्या भ्रूण हत्या को सबसे पहले राजस्थान में कोटा रियासत में रोका गया। हम पढ़ रहे हैं गर्भपात। सबसे पहले गर्भपात का मतलब जान लें कि जो अविकसित शिशु है, जो मां के गर्भ में है, पर वो कैसा है, अविकसित शिशु, इसको मां के शरीर से बाहर निकाल देना, इसे ही हम गर्भपात कहेंगे। और गर्भपात के संबंध में IPC यानी इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 312 से 314 तक में बताया गया है। क्या बताया है वो भी जाने। धारा 312 में यह कहा है कि यदि स्त्री की स्वेच्छया से गर्भपात होगा तो यहां 3 साल तक की सजा है, और अगर गर्भपात स्पंद गर्भा वाली स्थिति है तो सजा है 7 साल तक। पर अगर ऐसा गर्भपात सद्भावना पूर्वक किया गया है तो कोई सजा यहां पर नहीं होगी।
यानी जहां लगता है कि भाई अगर गर्भपात नहीं कराया गया तो माता की, महिला की जान को खतरा हो सकता है, तो फिर ऐसा नहीं किया जाएगा, ऐसा करवाया जाएगा, सॉरी, ऐसा करवाया जा सकता है, तो फिर अपराध नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है धारा 313, जहां कहा है महिला की सहमति के बिना गर्भपात। तो जहां कहीं महिला की सहमति के बिना गर्भपात होगा वहां 10 वर्ष तक का कारावास होगा। नेक्स्ट जानेंगे धारा 314 में क्या बात है। धारा 314 में यह बात है कि गर्भपात करने के आशय से, गर्भपात करने के आशय से कोई काम किया और उस काम से महिला की हो गई मृत्यु, यानी हमारा उद्देश्य क्या है कि हम गर्भपात करें और उस उद्देश्य से हम कोई विधि, औषधि या कोई तरीका अपना रहे हैं और उस तरीके से हो गई उस महिला की मृत्यु, तो ऐसी स्थिति में 314 का दोष माना जाएगा और जिसके लिए 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, जुर्माना सभी सेक्शन में लगेगा, फिक्स नहीं होता है ऐसे सेक्शन में जुर्माना। न्यायालय और मजिस्ट्रेट और अपराध की प्रकृति और अपराधी की स्थिति देखकर जुर्माने का निर्धारण किया जाता है, तो यह जुर्माना लगाया जाएगा। ये गर्भपात से संबंधित 3 प्रमुख धाराएं हैं, आपको याद रखना है, प्रश्न आने की पूरी संभावना है। 312 से 318 तक में आगे हम चर्चा जारी रखेंगे। 312 में स्त्री की मर्जी के बिना हो रहा है, 312 में सहमति से है, 313 में सहमति के बिना है और 314 में ऐसा कोई काम किया गर्भपात कराने के लिए जिस काम से महिला मर गई, मृत्यु हो गई, तो यहां 314 का दोष माना जाएगा। नेक्स्ट हम जानेंगे शिशु विषयक अपराध। शिशु विषयक अपराध में क्या होगा? शिशु विषयक अपराध में धारा 315 से लेकर 318 आएंगी। यहां इन अपराधों का प्रावधान किया गया है। धारा 315 में यह कहा है कि जो भी कोई शिशु को जीवित पैदा होने से रोकेगा या जन्म के बाद मृत्यु कर देगा उसकी, तो वह 315 का दोषी है, जिसके लिए यहां 10 साल तक की सजा है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह प्रावधान है 315 में। 316 में है किसी सजीव अज्ञात की मृत्यु करना, कारित करना, तो इस अपराध के लिए भी यहां 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है धारा 317। धारा 317 में यह कहा है कि अगर कोई माता पिता या कोई संरक्षक 12 साल से कम आयु के शिशु को
किसी आरक्षित स्थान पर हमेशा के लिए छोड़ने के उद्देश्य से छोड़ देते हैं, उसका परित्याग कर देते हैं, तो धारा 317 का अपराध होगा। कई फिल्मों में आपने देखा होगा, महिलाएं सफेद कपड़े में अपने छोटे बच्चों को लपेट के, या थोड़ा बड़ा होता है तो उसको पालने में रख के मंदिर की सीढ़ियों पर, अस्पताल के बाहर, बगीचे के बाहर, बगीचे के अंदर, किसी लोक स्थान पर जो आरक्षित है, जहां बच्चे की जान को कोई खतरा नहीं है। ऐसा आपने कई मूवीज के अंदर देखा होगा। और उसका उद्देश्य है कि हमेशा के लिए उसे अपने से अलग करना, परित्याग देना। उसका माता पिता हो या संरक्षक हो, जिसको इसकी देखभाल की जिम्मेदारी है। तो यह अपराध होगा 317 का, और इसके लिए दंड है 7 वर्ष तक, और जुर्माना भी लगाया जाएगा। धारा 318, धारा 318 ये कह रही है कि अगर कोई शिशु के डेड बॉडी को, यानी मृत शव को गुप्त तरीके से, गुप्त व्ययन द्वारा छिपाएगा, यानी छिपाना, या गाड़ेगा, गाड़ना, तो वो 318 का दोषी है। भाई कोई डेड बॉडी है बच्चे की, और उसके जन्म को सामने नहीं आने दे रहा, किसी से छिपा रहा है, गुप्त तरीके से उसको छिपा देगा, कहीं गाड़ देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, तो 318 का दोषी होगा। 2 वर्ष तक का कारावास होगा उसे, और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। तो ये गर्भपात और शिशु विषयक संबंधी अपराधों के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट हम जानते हैं, एक एक्ट जान रहे हैं हम, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट भी इसे कहते हैं, एमटीपी एक्ट भी इसे कहते हैं, 1971 का एमटीपी एक्ट 1 अप्रैल 1972 को प्रभावी रूप से लागू हो गया। वर्तमान की बात करें तो संपूर्ण भारत में यह एक्ट लागू है। पहले नहीं था जम्मू कश्मीर पे, वर्तमान में संपूर्ण भारत पर यह एक्ट लागू है। गर्भपात की परिभाषा हम समझ ही चुके हैं, अविकसित शिशु को जन्म लेने से पहले, प्रसव से पहले ही शरीर के बाहर निकाल। अब हम इस अधिनियम की सेक्शन 3 को जानेंगे। 1971 का एक्ट हम पढ़ रहे हैं। सेक्शन 3 ये बता रहा है कि गर्भपात कब किया जा सकता है। 1971 की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद यहां एक संशोधन कानून आ गया है हमारे पास 2020 का, इसको भी जानेंगे, पर पहले पुराने कानून की चर्चा करें। गर्भपात कब किया जा सकेगा और गर्भपात कौन कर सकेगा, यह धारा 3 बता रही है। तो यहां कहा है अगर गर्भ 12 सप्ताह से कम है तो
एक डॉक्टर एमटीपी कर देगा जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, आरएमपी होना चाहिए उसको। उसके बाद भारत सरकार के अंदर जो विहित योग्यता है उसको धारण करना चाहिए, वही व्यक्ति आरएमपी कहलाएगा। और वही व्यक्ति 12 वीक से कम अगर गर्भ है तो उसको मेडिकली टर्मिनेट या चिकित्सा के द्वारा समाप्त कर सकता है, जिसको हम एमटीपी कहते हैं। अगर गर्भ 12 सप्ताह से 20 सप्ताह तक का है तो यहां दो डॉक्टर यानी 2 आरएमपी आपस में सलाह करेंगे और उनकी सद्भावना पूर्वक सलाह से ऐसे गर्भ का समापन चिकित्सा के द्वारा किया जा सकता है। सद्भावना पूर्वक सलाह क्या कर लें? ऐसा कर लें कि इनको लग रहा है कि महिला की जान को खतरा हो सकता है, तो आपस में सलाह करेंगे और कहेंगे कि यहां इस गर्भ से महिला की जान को खतरा, इसको गिराना ठीक है। तो इसे कहेंगे सद्भावना पूर्वक किया गया काम। जहां इनको यह लग जाए कि जो गर्भ में पल रहा शिशु मानसिक या शारीरिक रूप से विकृत है, जिसके जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है, माता पिता को परेशानी, उस संतान को परेशानी, समाज को बड़ी परेशानी, जीवन उसका बेकार हो जाएगा, तो भी वो ऐसा एमटीपी या चिकित्सा के द्वारा गर्भ का समापन कर सकते हैं। अब यहां कुछ स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण में यह है कि अगर गर्भ जो है बलात्कार से है तो उसे भी दोनों डॉक्टर समाप्त कर सकते हैं आपस में सद्भावना पूर्वक सलाह करके। महिला कहेगी कि भाई ये गर्भ बलात्कार से, अगर इसको जन्म दूंगी तो ये पूरे जीवन भर मुझे उस घटना की याद दिलाएगा, बहुत सारी पीड़ा उसको होगी, तो ऐसे शिशु को वो जन्म देना नहीं चाह रही। या जब गर्भ परिवार नियोजन असफल हो जाने पर हो गया हो, सरकार का कार्यक्रम है फैमिली प्लानिंग, जहां ट्यूबेक्टोमी और बेसेक्टोमी 2 प्रकार की फैमिली प्लानिंग या नसबंदी चलती हैं। पुरुष ने कराई या महिला ने कराई, उनमें से कोई सी भी फेल हो गई जिसके कारण गर्भ हो गया। अब वो तो संतान चाहते नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने फैमिली प्लानिंग करवाया। तो ऐसे गर्भ का समापन 20 सप्ताह तक ये 2 डॉक्टर आपस में सलाह करके कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी इसकी मंजूरी दे देगी। और अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की है, पहले यहां आयु 16 वर्ष थी, पहले 16 वर्ष से कम थी, अब आयु है 18 वर्ष से कम, तो 18 वर्ष से कम की अगर लड़की है तो वहां उसके माता पिता या उसके संरक्षक की लिखित सहमति से ऐसे गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। यह कानूनी प्रावधान है 1971 का। 20 सप्ताह से अधिक का गर्भपात नहीं कराया जा सकता, 1971 का कानून है। और अगर 1971 यह भी कह रहा है कि अगर कोई अविवाहित है और उस अविवाहित ने गर्भ निरोधक साधन इस्तेमाल किए हैं, गर्भ निरोधक साधन से मतलब जिनसे गर्भ ठहरने का खतरा ना हो, बहुत सारे साधन आते हैं, कुछ मेडिसिन आती हैं, जैसे कंडम्स आते हैं, उनका इस्तेमाल करके अगर सेक्स किया गया है तो वो इसलिए किया गया है कि गर्भ ना हो।
लेकिन वो साधन फेल हो गए किसी कारण से, फेल होने पर हो गई प्रेगनेंसी। लेकिन ये प्रेगनेंसी या ये गर्भधारण किसको हुआ है? अविवाहित को, अनमैरिड को। तो 1971 का कानून ये कहता है इसको एमटीपी नहीं किया जा सकता। 1971 में कानून में यह कहा कि अविवाहित लड़की के अगर कोई गर्भ हुआ है गर्भ निरोधक साधनों के फेल हो जाने के कारण, फेल होने से, तो इसका गर्भपात कानूनन नहीं कराया जा सकता। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 3, यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अब हम इसमें संशोधन पढ़ लेते हैं जो कि कोरोना काल में किए गए 2020 में, जिनको 2021 में लागू कर दिया गया। संशोधन यह है कि 20 सप्ताह तक का गर्भ का समापन एक आरएमपी कर देगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। 71 के कानून में हमने पढ़ा 1 से 12 तक का 1 करेगा, 12 से 20 तक का 2 करेगा। जबकि 2020 के संशोधन कानून में 20 सप्ताह के गर्भ को, 20 सप्ताह तक के गर्भ को एक ही डॉक्टर एमटीपी कर सकता है। और यहां हमने देखा कि 20 से अधिक के गर्भपात की मंजूरी नहीं है 71 के कानून में, पर यहां हम देख रहे हैं कि 20 से 24 सप्ताह तक का अगर गर्भ है तो 2 आरएमपी आपस में सद्भावना पूर्वक सलाह करते हुए ऐसे गर्भ का चिकित्सा के द्वारा समापन कर सकते हैं, एमटीपी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहां नहीं होगी। यहां सद्भावना पूर्वक सलाह करेंगे, भाई परिवार नियोजन के फेल होने पर अगर ऐसा हुआ, असफल होने पर, या गर्भ बलात्कार से है, या मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विकृत है, ऐसी कंडीशन है, तो ऐसे गर्भ का समापन 2 आरएमपी आपस में सद्भावना पूर्वक सलाह करके कर सकते हैं। नेक्स्ट बात हम जान रहे हैं कि 71 का कानून कह रहा है कि अविवाहित का जो कॉन्ट्रासेप्टिक है वो फेल हो गया, यानी गर्भ निरोधक साधन क्या हो गए? फेल हो गए। अविवाहित के, ध्यान से सुनना है आपको, समझना है इसको, अनमैरिड यानी जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, उसके कहीं संपर्क हैं और उसने किन्हीं गर्भ निरोधक साधनों का इस्तेमाल किया है और वो फेल हो गए, जिससे उसने कर लिया गर्भधारण। तो 71 का कानून कहता है कि इसको एमटीपी नहीं किया जा सकेगा, गर्भपात नहीं कराया जा सकेगा। लेकिन संशोधन करके 2020 में यह कर दिया कि अगर अविवाहित के कंट्रासेप्टिक फेल होने पर भी अगर गर्भ धारण हो जाता है तो इस गर्भ धारण को या गर्भ को गर्भपात या एमटीपी कराया जा सकेगा। ये आप ध्यान से जान लें कि अब जो नया कानून है उसमें अगर कुंवारी लड़की किसी कंट्रासेप्टिक के फेल हो जाने से अगर गर्भ धारण कर लेती है अविवाहित महिला, तो उसके गर्भ को समाप्त करने का प्रावधान कानून 2020 के अंदर दे दिया गया है। नेक्स्ट बात हम जाने, नेक्स्ट बात यह है
1971 का कानून कहता है कि अगर जो एमटीपी हुआ है तो ऐसे एमटीपी को क्या किया जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा, डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, प्रचार प्रसार या नहीं किया जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा, लीक नहीं किया जाएगा। लेकिन कोई इस बात की गोपनीयता को भंग कर दे तो उसके लिए यहां 71 का कानून 1000 रुपए का जुर्माना लगा रहा है। 1 के 1000 रुपए का जुर्माना लगा रहा है। 2020 में क्या प्रावधान है, 2020 में कि अगर कोई ऐसी गोपनीयता को भंग करता है तो उसके लिए 1 साल तक की जेल है, सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है या जेल भी दी जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यहां बड़ा ही अच्छा ऑफर मिल रहा है इसको, आप बहुत सारे शोरूम में देखते होंगे, बाई 1 गेट 1, एक के साथ एक फ्री, यानी सजा भी और जुर्माना भी, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है एमटीपी एक्ट की, धारा 3। धारा 4 को जाने। धारा 4 में कहा है वह स्थान जहां एमटीपी हो सकेगा, यानी उस स्थान के बारे में बताती है धारा 4 जहां कोई भी गर्भ का चिकित्सा के द्वारा समापन किया जा सकता है। तो पहला स्थान तो वो है जो राज्य सरकार द्वारा फंडेड है, वित्त पोषित है, यानी जहां राज्य सरकार का पैसा लगा है। साधारण भाषा में आप कह दें सरकारी अस्पताल। और दूसरा स्थान वो है जहां राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार एक कमेटी बनाएगी जिला स्तर पर और ये कमेटी क्या करेगी, आवेदन लेगी और ये जो इसके पास आवेदन आएंगे, इन आवेदनों में जिस स्थान को ये अनुमोदित करेगी उस स्थान पर एमटीपी हो सकेगा। इन दोनों बातों के अलावा एमटीपी कहीं भी नहीं कराया जा सकता। ये धारा 4 हमको बता रही है। धारा 5 भी जान ले। धारा 5 कह रही है कि धारा 3 और धारा 4 कब लागू नहीं होंगी। तो देखिए, पहली बात, अगर कोई आरएमपी नहीं है और वो एमटीपी करा दे, भाई सरकार द्वारा तो अधिकृत है ही नहीं और उसने एमटीपी करा दिया, तो इसको 2 से 7 साल तक की सजा है, कारावास मिलेगा। दूसरी बात, सेक्शन 4 में जो स्थान बताए हैं उन स्थान के अलावा अगर कहीं कोई एमटीपी कराए तो भी दंडित किया जाएगा। मान लीजिए किसी ने अपने घर पे ही एमटीपी करा दिया, तो घर तो सरकार के द्वारा अधिकृत स्थान नहीं है, तो जो भी कोई वहां कराएगा चाहे वो आरएमपी ही है तो भी उसको 2 से 7 साल तक की सजा होगी। और जो धारा 4 से भिन्न स्थान का मालिक है, स्वामी है, जहां एमटीपी हुआ है, तो उसे भी 2 से 7 साल तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। ये एमटीपी एक्ट है। यहां से आपको प्रश्न मिलने की पूरी संभावना रहेगी। और हम ये भी जान लें
कि लिंग चयन के जो मामले हैं या गर्भपात के जो मामले हैं या एमटीपी के जो मामले हैं, ये सभी अपराध संज्ञेय हैं। किसी के भी बारे में आपसे पूछ सकता है, तो ये तीनों तरह के अपराध मैंने यहां लिखे हैं। एमटीपी यानी गर्भ का चिकित्सक के द्वारा समापन कराना तो ठीक है, लेकिन गर्भपात कराना इल्लीगल है। चलो उधर भी लिख दिया, कोई बात नहीं। और ये कैसे हैं? गैर जमानतीय हैं। कैसे हैं? गैर जमानतीय हैं। लिंग चयन से संबंधित अपराध भी संज्ञेय हैं और गैर जमानतीय हैं। और इसके बारे में हमने यहां जान ही लिया है कि ये भी संज्ञेय और गैर जमानतीय अपराध हैं। इनका जो विचारण चलेगा, इन अपराधों का विचारण जो है दंड न्यायालय में चलेगा। ये सब हम जानते हैं, दंडों से संबंधित प्रावधान हमने पढ़ लिए हैं। आज हमने बेसिक जाना, एक्ट कैसे बनता है, एक्ट के पीछे क्या भूमिका रही बनाने के पीछे, महिला और बालकों को ही संरक्षण क्यों दिया गया, अपराध क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, उनके उदाहरण, जमानतीय, गैर जमानतीय, उसके बाद लिंग चयन, कन्या भ्रूण हत्या, गर्भपात, आईपीसी के सेक्शन 312 से 318, उसके बाद एमटीपी एक्ट, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, पीसीपी एनडीटी एक्ट, इन सब नामों से हम इन सब चीजों को जान रहे हैं। ये आज की क्लास में हमने अपनी एक थोड़ी बड़ी क्लास बना के कुछ टॉपिक्स को कवर किया है। बाकी आगे के टॉपिक कंटिन्यू चलते रहेंगे, परीक्षा तक आप मेरे साथ बने रहें। सारे टॉपिक्स में आपको इसी तरह से संक्षेप में पूरे कराऊंगा और यहां से आपको पूरे प्रश्न मिलने की पूरी संभावना जो है रहेगी। तो आप इनको देखें आराम से। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिनका उत्तर आपको जल्दी से जल्दी दे दिया जाएगा। या लाइव भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर आपको तुरंत स्क्रीन पर जैसे ही आपका मैसेज आता है तो तुरंत आपको उसका उत्तर भी मिल जाएगा। टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न, अन्यथा कोई भी प्रश्न हो आपका डाउट का, वो भी हम डाउट क्लासेस स्टार्ट करेंगे इसके बाद, तो वो आप वहां से हमसे पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। राजस्थान में कहीं भी किसी चैनल पर, किसी क्लासरूम में, किसी कोचिंग में पढ़ा हुआ छात्र एक बार क्लास को अवश्य लेकर देखे। जो भी मन में शंका है, जो भी पढ़ा है, जो भी डाउट है, वो आप मेरी क्लास में आके क्लियर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।